हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो ये वीडियो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्रैश कोर्स के माध्यम से हम सभी विषयों के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स ला सके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा। अगर ऐसे कीजिएगा पढ़ाई तो आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। और यह है वीडियो का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में वहां पे लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और आपको क्रैश कोर्स करना है तो डेली रात 8 बजे यहाँ पे क्रैश कोर्स चलता है, तो आप लोग लाइव आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है डार्विन को, बी ऑप्शन है हैरोल्ड को, सी ऑप्शन है मेंडल को, डी ऑप्शन है न्यूटन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जितने भी प्रश्न करवाएंगे वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया? जो मेंडल साहब थे उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? ए ऑप्शन है साधारण मटर, बी ऑप्शन है यहाँ पे गुलाब, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है चना। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया? तो जो साधारण मटर का पौधा था उसी को इन्होंने चयन किया, यानी उन्हीं उसी पौधे को लिए प्रयोग के लिए। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, पौधों की पत्तियां किसके कारण से हरा दिखाई देती हैं? जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो किसके कारण से हरा दिखाई देता है? और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ए ऑप्शन है यहाँ पे हरित लवक, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन है स्टोमाटा, डी ऑप्शन है जाइलम। तो पौधों की पत्तियां किस कारण से हरा दिखाई देती हैं? तो पौधों की पत्तियां हरित लवक, जिसे हम लोग क्लोरोफिल भी बोलते हैं, उसी के कारण क्या होती हैं, जो पौधों की पत्तियां होती है वो हरा दिखाई देती हैं। और जो हरा लवक होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम यानी Mg पाया जाता है। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है कि पत्तियों में कौन सा पत्तियां हरा किस कारण से दिखाई देती हैं। तो इसका जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, CFC का व्यापक उपयोग किसमें होता है? सबसे पहले तो यहाँ पे पूछता है कि CFC का पूरा नाम क्या है? तो CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये भी आपको याद रखना है कि CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक उपयोग किसमें होता है? ए ऑप्शन है एयर कंडीशनरों में, बी ऑप्शन है रेफ्रिजरेटरों में, सी ऑप्शन है इंजनों में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो जो CFC होता है जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, इसका व्यापक उपयोग किसमें होता है? तो एयर कंडीशनरों में भी होता है, रेफ्रिजरेटरों में सबसे ज्यादा होता है और इंजनों में भी होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और CFC जो गैस है वो ओजोन परत का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो CFC गैस है वो ओजोन परत का यहाँ पे क्षय कर रहा है। और ओजोन परत क्या करता है, जो पराबैंगनी किरण होती है उसे छानता है। अगर पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी तक पहुंचे तो त्वचा का कैंसर होने का खतरा रहता है। तो वही जो पराबैंगनी किरण होती है उसको कौन छानता है? तो ओजोन परत छानता है। और ओजोन परत एक क्या होता है, लेयर होता है। और ये जो CFC गैस होता है इसी लेयर को ये क्या करता है, CFC गैस होता है जो इसी लेयर को क्या करता है, यहाँ पे क्षय करता है, यानी यहाँ पे खाली करता है। उस परत को क्या करता है, हटाने का कार्य करता है, यानी उसको खत्म कर देता है। यानी वहां पे क्या हो जाता है, होल हो जाता है, जिससे पराबैंगनी किरण क्या होती है, जमीन पे आती हैं। और जमीन पे जब ये आएंगी तो यहाँ पे जो प्राणी होंगे उनके त्वचा का कैंसर और बहुत अलग अलग की बीमारियां यहाँ पे उत्पन्न होंगी। तो ये भी प्रश्न आपको इस प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न है जो सभी हम आपको बता दिए हैं। तो ये भी प्रश्न आपको और जो बताए हैं वो भी आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। ए ऑप्शन है सूर्य, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है अग्नि, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी पे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो ये भी प्रश्न आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है। जो वर्षा जल होता है उसका संचयन करना क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे तालाब, बी ऑप्शन है कुआं, सी ऑप्शन है जल प्रबंधन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्षा जल का हम लोग संचयन करते हैं तो यह क्या कहलाता है, तो जल प्रबंधन कहलाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर 40 प्रश्न देखेंगे तो आपको 40 प्रश्न यहीं पे याद हो जाएगा। अगर आप 5 प्रश्न देखेंगे तो आप लोग 5 ही प्रश्न देख पाइएगा, 35 प्रश्न आपसे छूट जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं आपसे कि 40 प्रश्न देखिए, 40 प्रश्न आपको याद भी हो जाएगा। जब बोर्ड एग्जाम में आप लोग प्रश्न यहाँ पे एग्जाम देने जाइएगा तो आपको सभी प्रश्न अगर याद होंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप परीक्षा देंगे तो उसमें काफी अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है, क्षय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। इसमें से बताना है कि क्षय योग्य का मतलब क्या होता है कि खत्म होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन है सभी। तो क्षय योग्य यानी जो खत्म होने वाला प्राकृतिक संसाधन है वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए जो कोयला है वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी है ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस है ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। तो क्षय योग्य प्राकृतिक संसाधन ये तीनों है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है और ये प्राकृतिक गैस, ये एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा, इसे हम लोग पुनः उत्पादित नहीं कर सकते। इसीलिए इन तीनों को क्या बोला जाता है, अनवीकरणीय यहाँ पे बोला जाता है। तो प्रश्न ये भी आता है कि अनवीकरणीय इसमें से कौन है, पहचाने। तो इसमें का भी प्रश्न आपको रहता है। तो यहाँ पे आपको नवीकरणीय कौन है, अनवीकरणीय कौन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि जो दो तंत्रिकाएं होती हैं उनके बीच जो खाली स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है एक्सॉन, बी ऑप्शन है सिनेप्स, सी ऑप्शन है यहाँ पे रेनवियर, डी ऑप्शन है यहाँ पे नूप्स। तो दो तंत्रिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसे क्या बोला जाता है, तो दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या बोला जाता है, सिनेप्स बोला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। जो मनुष्य होते हैं उसमें चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन करता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे इंसुलिन, बी ऑप्शन है यहाँ पे एंजाइम, सी ऑप्शन है एथिलीन, डी ऑप्शन है यहाँ पे एब्सिसिक। तो मनुष्यों में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन करता है, तो मनुष्यों में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन करता है, तो यहाँ पे इंसुलिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी इंसुलिन की अगर शरीर में कमी हो जाए तो हमें मधुमेह रोग यानी यहाँ पे शुगर रोग हो जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चीनी का पाचन कौन करता है, तो इंसुलिन करता है यहाँ पे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, जीन शब्द का प्रस्तावना किसने किया था। यहाँ पे जो जीन शब्द है उसका प्रस्तावना किसने किया था। ए ऑप्शन है यहाँ पे वाटसन, बी ऑप्शन है मेंडल, सी ऑप्शन है न्यूटन, डी ऑप्शन है जोहानसन। तो जो जीन होते हैं उसका नाम यानी जीन शब्द का यहाँ पे प्रस्तावना किसने किया था कि जीन शब्द यहाँ पे नाम होना चाहिए, तो ये किसने कहा था, तो जॉनसन ने कहा था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखिए, थायरोक्सिन का श्रवण कहाँ से होता है। जो थायरोक्सिन होता है उसका श्रवण कहाँ से होता है आपको बताना है। यहाँ पे ए ऑप्शन है थायराइड से, बी ऑप्शन है यकृत से, सी ऑप्शन है वृक्क से, डी ऑप्शन है यहाँ पे वृषण से। तो थायरोक्सिन का यहाँ पे श्रवण कहाँ से होता है, तो थायराइड ग्रंथि से होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है और ये काफी महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। यहाँ पे बताना है कि मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन है सोचने के लिए, बी ऑप्शन है शरीर का संतुलन बनाने में, सी ऑप्शन है हृदय स्पंदन में, डी ऑप्शन है सभी। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है आपको यहाँ पे बताना है। तो मस्तिष्क यहाँ पे सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है और जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है वो मस्तिष्क ही बनाए रखता है, और जो हृदय हम लोगों का धड़कता है वो भी इसका संतुलन कौन बनाए रखता है, इसका नियंत्रण कौन करता है, तो मस्तिष्क ही करता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन ये सभी कौन करता है, मस्तिष्क ही इन सभी के लिए उत्तरदायी है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है हरे पौधे में कौन सा पोषण होता है। जो हरे पौधे होते हैं उसमें कौन सा पोषण होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है मृतजीवी पोषण, बी ऑप्शन है समभोजी पोषण, सी ऑप्शन है स्वपोषी पोषण, डी ऑप्शन है यहाँ पे विषमपोषी पोषण। तो यहाँ पे देखिए जो हरे पौधे होते हैं उसमें पोषण होता है, उसमें कौन सा पोषण होता है, तो वो होते हैं यहाँ पे स्वपोषी होते हैं। जो स्वपोषी किसे बोला जाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन है जो बौने पौधे को दर्शाता है। ए ऑप्शन है बड़ा टी छोटा टी, बी ऑप्शन है दोनों छोटा टी, सी ऑप्शन है छोटा टी बड़ा टी, डी ऑप्शन है दोनों बड़ा टी। तो यहाँ पे देखिए कौन है जो बौने पौधे को इसमें से दर्शाता है। तो जो यहाँ पे दोनों छोटा टी है ये क्या करता है, बौने पौधे को दर्शाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम के लिए कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। यहाँ पे बताना है कि जो रक्त का थक्का हो जाता है, अगर उंगली किसी का कट जाए तो 1-2 मिनट के बाद ब्लड निकलने के बाद वहां पे थक्का जम जाता है, वहां से फिर दोबारा ब्लड नहीं निकलता है, तो कौन सा अवयव होता है जो रक्त को वहां पे थक्का बना देता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है यहाँ पे प्लेटलेट, सी ऑप्शन है यहाँ पे प्लाज्मा, डी ऑप्शन है यहाँ पे लसिका। तो यहाँ पे देखिए रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है, तो जो प्लेटलेट्स होता है यही क्या करता है, वहां पे थक्का बनाने का कार्य करता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और आप लोग शुरू से लेके अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर देखिए, रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। जो आदमी का खून होता है वो लाल किस कारण से दिखाई देता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, बी ऑप्शन है प्लेटलेट्स के कारण, सी ऑप्शन है प्लाज्मा के कारण, डी ऑप्शन है लसिका के कारण। तो जो रक्त होता है, जो मानव का रक्त होता है, वो यहाँ पे लाल किसके कारण से दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न और ही काफी महत्वपूर्ण इससे पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। जो मानव हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, और ये भी काफी महत्वपूर्ण है प्रश्न। ए ऑप्शन है यहाँ पे 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 6। तो यहाँ पे बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में यहाँ पे 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे 4 भाग पाए जाते हैं या 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ये किसी भी तरीके से पूछ सकता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में गुणसूत्र होते हैं, उनकी यहाँ पे संख्या पूछा है, तो उनकी संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 46, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 21, डी ऑप्शन है यहाँ पे 20। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे 46 होती है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जोड़ी में पूछे तो जोड़ी में यहाँ पे 23 जोड़ी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए बार बार बताना पड़ता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं।
ए ऑप्शन है जैव निम्नीकरण, बी ऑप्शन है यहाँ पे अजैव कारण, सी ऑप्शन है अक्रिय, डी ऑप्शन है यहाँ पे पर्यावरण। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। और वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं तो जो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, अजैव कारक बोल लीजिए या अजैव निम्नीकरणीय बोल दीजिए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे पूछे कि कौन नहीं गलता है, मतलब जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होता है, तो वो अजैव निम्नीकरणीय हो जाएगा, और जो घटित हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। यहाँ पे बताना है जो कोशिका झिल्ली होती है वो किस प्रकार की झिल्ली होती है। ए ऑप्शन है परागम्य, बी ऑप्शन है अपरागम्य, सी ऑप्शन है अर्धपरागम्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, तो ये अर्धपरागम्य होती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर देखिए, स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होता है, जो स्त्रियां होती हैं उसका लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है। ए ऑप्शन है XX, बी ऑप्शन है XY, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो स्त्रियां होती हैं उसका लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, तो XX होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पुरुषों का पूछे कि पुरुषों का लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, तो XY होता है, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है पोषण, सी ऑप्शन है उत्सर्जन, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तेजनशीलता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो कौन सा यहाँ पे क्रिया है, तो ये प्रक्रम है यहाँ पे श्वसन की जो प्रक्रम है, इससे ऊर्जा का यहाँ पे क्या होता है, उत्सर्जन होता है, यानी ऊर्जा यहाँ पे उत्पादन होता है। इसीलिए जो श्वसन होता है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि इससे श्वसन की क्रिया से ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर देखिए, वन संरक्षण का उपाय है। इसमें से पहचानना है कि कौन वन संरक्षण का उपाय है। ए ऑप्शन है यहाँ पे नए वृक्षारोपण, बी ऑप्शन है यहाँ पे वनों की कटाई पर रोक, सी ऑप्शन है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि पर रोक, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो वन संरक्षण यानी वन बचाने का उपाय क्या है, तो नया वृक्षारोपण ये भी है, वनों की कटाई पे रोक ये भी है, और जनसंख्या वृद्धि पर रोक ये भी है। जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतने वन की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, लोग उतना ही वन ज्यादा काटेंगे, तो जनसंख्या वृद्धि पे अगर रोक लगेगा तो वन भी बचेगा यहाँ पे। तो ये सभी क्या हो जाएंगे कि वन संरक्षण का ये उपाय है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों क्या है, तो वन संरक्षण के उपाय हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम क्या है। ए ऑप्शन है होमो इरेक्टस, बी ऑप्शन है यहाँ पे होमो हैबिलियस, सी ऑप्शन है यहाँ पे होमो सेपियंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम इसमें से कौन सा है, तो होमो सेपियंस ये क्या है, मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। यहाँ पे बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ए ऑप्शन है वसा की, बी ऑप्शन है प्रोटीन की, सी ऑप्शन है ग्लूकोज की, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश की। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसके द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो रक्षी कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं। ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है पत्ती में, सी ऑप्शन है फूल में, डी ऑप्शन है फल में। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं आपको बताना है। तो रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सभी जीवों के वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे क्या करता है, संचरित करता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे लिंग गुणसूत्र, बी ऑप्शन है ऑटोसोम, सी ऑप्शन है जीन, डी ऑप्शन है यहाँ पे न्यूक्लियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सभी जीवों के वंशानुगत गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है। तो वो कौन करता है, जीन होता है। जो जीन होता है वो क्या करता है, माता पिता का गुण होता है वो बच्चों में क्या करता है, पर यह करता है, संचरित करता है। इसी का काम होता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, गुणों का ये क्या करता है, संचरण करता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ किसे बोलते हैं कि जो कभी सड़ता गलता नहीं है, उसे जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ बोलते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे प्लास्टिक, बी ऑप्शन है कागज, सी ऑप्शन है वाहित मल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए कागज है वो जैव निम्नकरणीय पदार्थ है क्योंकि यह गल जाता है, सड़ जाता है। यहाँ पे देखिए वाहित मल ये भी सड़ गल जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो कभी नहीं गलता और कभी नहीं सड़ता, ये वैसा ही कि वैसा ही रह जाता है यहाँ पे पर्यावरण में। तो ये जो प्लास्टिक होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न 29 नंबर है, निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीन, बी ऑप्शन है एथिलीन, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन, डी ऑप्शन है जिब्रेलिन्स। तो इसमें से आपको बताना है कि किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। तो जो इथिलीन होता है, एथिलीन, इसी का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, फल पकाने में करते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन है। इसमें से पहचानना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन है। ए ऑप्शन है वन, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है यहाँ पे कोयला, डी ऑप्शन है यहाँ पे सभी। तो प्राकृतिक संसाधन इसमें से कौन है, तो यहाँ पे वन भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, कोयला भी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर देखिए, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। जब दही जमता है तो उसमें कौन सी क्रिया होती है। ए ऑप्शन है अपघटन की क्रिया, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सी ऑप्शन है यहाँ पे किण्वन की क्रिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्सर्जन। तो दही जो जमता है उसमें कौन सी क्रिया होती है, तो उसमें किण्वन की क्रिया होती है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आता है कि यहाँ पे दूध से दही जमना कौन सा परिवर्तन है। तो दूध से दही जमना कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर देखिए, किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन सा हार्मोन है जिसके कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सीन, बी ऑप्शन है एथिलीन, सी ऑप्शन है एब्सिसिक, डी ऑप्शन है यहाँ पे जिब्रेलिन्स। तो किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं, तो जो यहाँ पे देखिए एब्सिसिक एसिड होता है उसी के कारण क्या होती हैं, पत्तियां मुरझा जाती हैं या विलगित हो जाती हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। जो मनुष्यों का मस्तिष्क है उसे कितने भागों में यहाँ पे बांटा गया है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5। यानी मनुष्य के दिमाग को कितने भागों में बांटा गया है, तो मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर देखिए, द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा। यहाँ पे आपको बताना है कि द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज जो पुस्तक होता है वो किसने लिखा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे डार्विन ने, बी ऑप्शन है यहाँ पे ओपेरिन ने, सी ऑप्शन है लैमार्क ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा, तो यहाँ पे चार्ल्स डार्विन ने लिखा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न है और 35 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। जो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि होती है उसे किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है जनन ग्रंथि को, बी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि को, सी ऑप्शन है किडनी को, डी ऑप्शन है फेफड़ा को। तो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि या जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं वो किसे कहा जाता है, तो जो पीयूष ग्रंथि होती है इसे ही कहा जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को ही कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न है 36 नंबर, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन है लाइपेज, बी ऑप्शन है गैस्ट्रिन, सी ऑप्शन है टाइलिन, डी ऑप्शन है पेप्सिन। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है वो किस तरह के जल में पनपता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है खारा जल में, बी ऑप्शन है साफ जल में, सी ऑप्शन है गंदा जल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है, तो हमेशा साफ जल में पनपता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, पौधे में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है। यहाँ पे आपको बताना है जो पौधों में वातपोत्सर्जन की क्रिया होती है वो किस भाग से होती है। ए ऑप्शन है यहाँ पे जड़ से, बी ऑप्शन है तना से, सी ऑप्शन है पत्ती से, डी ऑप्शन है फूल से। तो पौधों में वातपोत्सर्जन की क्रिया किस भाग से होती है, तो पौधों में वातपोत्सर्जन की क्रिया हमेशा पत्तियों से होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। यहाँ पे बताना है कि जो मेंडल हैं वो अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किए। ए ऑप्शन है यहाँ पे 3, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है यहाँ पे 6। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों के अध्ययन किए, तो 7 लक्षणों के अध्ययन किए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर है, मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। जब मनुष्य में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है रतौंधी, बी ऑप्शन है स्कर्वी, सी ऑप्शन है रेबीज, डी ऑप्शन है घेंघा। तो मनुष्यों में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे हमारे 40 प्रश्न और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न देखने से पहले अगर आप बीच में जुड़े हैं तो आप लोग फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। और 40 प्रश्न जो कराए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाइए। एक एक दिन आपके कम होते जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम यहाँ पे तारीख भी निकल गया है, तो एक एक दिन आपके कम होते जा रहे हैं। तो आप लोग अभी से ही मन लगा के पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे त्योहार का यहाँ पे मौसम चल रहा है, तो आप लोग त्योहार भी मनाइए, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई भी समय से कीजिए और काफी मन लगा के पढ़ाई कीजिए। परीक्षा में बहुत ही कम दिन बचे हैं, पिछले दिन तो गए, लेकिन अब जितने दिन बचा है उसको आप क्या कीजिए, अपने तैयारी में लगाइए। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है यहाँ पे कि द्विखंडन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किस में होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है केंचुआ में, डी ऑप्शन है मछली में। तो जो भी आपको यहाँ पे आंसर सही लगे वो आप हमें कॉमेंट कर दीजिएगा। हम हर एक कॉमेंट का यहाँ पे क्या देते हैं, रिप्लाई देते हैं, आपको पता होगा। तो अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहनों के पास जो 10वीं में पढ़ते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्या कर लीजिएगा, ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपसे छूटे नहीं। अगर यही नोटिफिकेशन ऑन नहीं रहेगा तो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। थैंक यू। और यहाँ पे देखिए 5 बजे सुबह में यहाँ पे लाइव टेस्ट अब डेली चल रहा है, तो 5 बजे सुबह वाला क्लास तो आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। टेस्ट बहुत फायदा करता है। तो यहाँ पे देखिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। गुड नाइट एंड बाय।